आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को 9 अप्रैल को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से करेंगे सम्मानित। केदारनाथ धाम पहुंचे मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू, कार्यों का लिया जायजा। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने हवाई मार्ग से हेमकुंड साहिब का किया निरीक्षण। ऋषिकेश में सामूहिक धरने पर बैठे युवा, कहा सामग्री पहुंचाने के नाम पर गंगा नदी में किया गया खनन। केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने केदारनाथ धाम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यहां चल रहे पुनर्निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने धाम में हो रहे कार्यों से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की, जबकि निर्माण कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता के साथ संबंधित अफसरों और कार्यदायी संस्थाओं को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को देखते हुए मुख्य सचिव ने केदारनाथ में चल रहे पूर्ण निर्माण कार्यों और व्यवस्थाओं का स्तरीय निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी मनोज गोयल सहित मौजूद अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि केदारनाथ धाम में पुनः निर्माण से संबंधित कार्यों की विस्तृत कार्य योजना तैयार करने, विद्युत व्यवस्था को सुचारू रखे जाने और कार्य कर रहे मजदूरों को स्वास्थ्य सुविधा सहित रहने और खाने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश भर में सदस्यता अभियान को पूर्ण करने और आगामी संगठन के चुनाव की रूपरेखा पर सह चुनाव अधिकारी जयशंकर पाठक और सह चुनाव अधिकारी मनोज भारद्वाज ने प्रदेश के सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मजबूत बनाने की दिशा में प्रत्येक कार्यकर्ता जुटा हुआ है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू गुरुवार को हैली से गोविंद घाट पहुंचे। उन्होंने हेमकुंड साहिब और घांगरिया का हवाई निरीक्षण किया। उसके बाद गोविंद घाट से पुलना सड़क और पैदल मार्ग पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि गोविंद घाट से पुलना जाने वाली सड़क आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हो गई, उसको यात्रा से पहले सुचारू कराने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने गोविंद घाट गुरुद्वारा में PWD, BRO, PMGSY, जल स्थान और वन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने यात्रा शुरू होने से पहले कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पेयजल, विद्युत की लाइनों को जल्द से जल्द सुचारू करने के निर्देश दिए। तो ये सड़क जो पुलना की तरफ जाती है वो आपदा में काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसको हमने कहा कि यात्रा से पहले इसको रिपेयर करें और पानी की व्यवस्था और जो BRO की सड़क है उसमें भी कुछ कटान की आशंका है, नीचे से काफ़ी कटान हो रहा है। तो हम कल BRO के साथ मीटिंग करेंगे देहरादून में और यही मेन चीज़ें थी जिनकी कमी महसूस हुई और सभी को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो यात्रा शुरू होने से पहले सभी काम करें। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को कल 9 अप्रैल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। आपको बता दें कि गणरत्न के नाम से प्रसिद्ध नरेंद्र सिंह नेगी को लोक संगीत के क्षेत्र में कार्य करने के लिए देश की सबसे बड़ी अकादमी राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी सम्मानित करने जा रही है। आगामी 9 अप्रैल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नरेंद्र सिंह नेगी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। उत्तराखंड रोडवेज 150 करोड़ के घाटे में डूबा है, जिसके चलते न तो कर्मचारियों का वेतन ही दिया जा रहा है और न ही मृतक आश्रितों को ही विभाग रोजगार देने में सक्षम हो पा रहा है। ऐसे में लगातार घाटे में डूब रहे रोडवेज की पतवार को संभालने वाले नए परिवहन मंत्री ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि परिवहन विभाग जल्द ही ऐसे तरीकों की तलाश करेगा जिससे रोडवेज की आय में बढ़ोतरी हो और खर्च कम किया जा सके। काशीपुर पहुंचे परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि बीते दिनों विभागीय समीक्षा बैठक में जो विभाग की स्थिति पता चली है वो चिंताजनक है, जिसको सुधारने के लिए सरकार जल्द ही प्रयास करने जा रही है। यही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर CNG और इलेक्ट्रिक बसों के संचालन पर भी सरकार विचार कर रही है, जिससे विभाग के खर्चे में कमी हो और आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। उन्होंने कहा कि रोडवेज में लंबे समय से मृतक आश्रितों के रोजगार का मामला भी अधर में अटका है, जिसको लेकर भी सरकार जल्द बड़ा फैसला लेने का मन बना रही है। वहीं उन्होंने कहा कि घाटे से उबरने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है। ताले मिला और मैंने कार्यक्रमों की समीक्षा करी तो मैंने पाया रोडवेज कम से कम 150 करोड़ के घाटे में है। अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रही, मृत आश्रित बच्चों को अभी नौकरी नहीं मिल पा रही है और 10 साल से जो रिटायर्ड लोग हैं उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है। इसलिए रोडवेज का घाटा पाटना पड़ेगा, रोडवेज की आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए भले हम CNG बस लगाएं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक बस लगाएं, कोई और भी सेक्टर पर अगर हमको काम करने की आवश्यकता होगी तो रोडवेज का इनकम बढ़ाने का पूरा भरसक प्रयास हो रहा है
और दूसरा अभी चारधाम रूट चल रही है हमारी और चारधाम यात्रा चल रही है। मेरा प्रयास है कि चारधाम यात्रा पर रोडवेज का ज़्यादा प्रभाव नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का है। मैं चाहता हूं कि चारधाम यात्रा पर भी रोडवेज आगे आए, लोगों को अच्छी सुविधा दे, निष्कंटक और सुविधाजनक यात्रा हम चारधाम की करें, ये मेरा प्रयास है। सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल के नेतृत्व में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्णप्रयाग में मरीजों को फल और जूस वितरित किया और मरीजों का हालचाल जाना, साथ ही अस्पताल का निरीक्षण करते हुए समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि सेवा समाप्त के तहत पूरे प्रदेश में भाजपा द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में सफाई अभियान भी चलाया जाएगा। ये हमारे निरंतर कार्यक्रम चलते रहते हैं और आज विश्व स्वास्थ्य मिशन के तहत हम लोगों ने सभी चिकित्सालयों में पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर मरीजों के पास जाकर उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना, उनसे पूछा कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन सभी लोग यहाँ पर स्वस्थ हैं और उनको फल वितरित किए गए। यहाँ पे अपने डॉक्टर साहब, डॉक्टर सर्जन हैं राजीव शर्मा जी, वो भी साथ में रहे और अपने अन्य सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी साथ में हैं। तो हमें लगता है कि जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर चिकित्सालयों में जा कर के मरीजों का स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले रहे हैं, उनको फल वितरित करते हैं और जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। विकासखंड कर्णप्रयाग के कोट कंडारा में स्थित मां काली के मंदिर में नवरात्रि की धूमधाम बनी है। इस मंदिर का अपने आप में एक बड़ा महत्व है। पौराणिक और प्राचीन परंपरा के अनुसार कैलाश पर्वत के लिए राजजात यात्रा में मां नंदा दशम द्वार का महत्वपूर्ण स्थान है। जितना महत्व कुरूर और नौटी नंदा की डोली का है, उतना ही महत्व दशम द्वार डोली का भी इस यात्रा में रहता है। इसी मंदिर के समीप गढ़ी नामक स्थान भी अपने आप में बहुत महत्व है। मान्यता है कि चारों तरफ से खड़ी चट्टानों पर स्थित इस स्थान पर रावण ने तपस्या की थी। तत्पश्चात गढ़ राजा ने सुरक्षा की दृष्टि से इस स्थान को अपने किले के लिए चुना। किले तक पहुंचने के लिए कठोर चट्टान को काटकर 200 सीढ़ियां बनाई गई और यहाँ रति गंगा से एक सुराग भी है जो गढ़ी किले तक पहुंचती है। गढ़ी के चारों तरफ दृष्टि डालने पर आपको चौखंबा त्रिशूल, रुद्रनाथ, टुंगनाथ और हिमालय पर्वत श्रृंखला, मल्ला दशोली, तल्ला दशोली, नागपुर क्षेत्र, बैराज कुंड, महादेव की तपस्थली, बधानगढ़ की चोटियां, हरियाली डांडा की चोटियां और छोटे छोटे ग्राम समूह देखने को मिलते हैं। मैं आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ अपने इस क्षेत्र में। और ये जो क्षेत्र है ये चबोली जनपद के विकासखंड कर्णप्रयाग के कोट कंडारा क्षेत्र में है। ये मान्यता इस मंदिर की है कि ये मनोकामना सिद्धिपूर्ण मंदिर है। इस मंदिर का नाम है सिद्धपीठ दशमद्वार काली मठ मंदिर। तो यहाँ से जो श्रद्धालु हैं ये पूरे मतलब उत्तराखंड से और देश विदेश में जो उत्तराखंड के हमारे क्षेत्र के लोग रहते हैं वो अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए यहाँ पे आते हैं, पूजा अर्चना के लिए आते हैं। साल में यहाँ पे लगातार पूजा अर्चना होती रहती है और आजकल नवरात्रे हैं तो माँ के दरबार है, तो माँ के दरबार में भक्त लगातार यहाँ पे अपने मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ पे आते हैं। और साथ ही साथ इस मंदिर की विशेषता ये भी है कि इसमें जो दशमद्वार जो मंदिर है, जो दशमद्वार डोली है, तो जो नंदा देवी राजजात जो होती है उसमें दशमद्वार माँ दशमद्वार का अपना एक अलग स्थान है। और जितने भी राजजात में जितने भी जो पड़ाव हैं तो उन पड़ावों में माँ दशमद्वार डोली का अपना एक जो भी उनका स्थान है वो स्थान माँ दशमद्वार डोली का स्थान जरूर रहता है। तो चाहे नंदा राजजात हो, नंदा राजजात में भी माँ दशमद्वार डोली का महत्व उतना ही है जितनी और डोलियों का महत्व है। और साथ ही जो ये मंदिर है और मंदिर का जो महत्व है, तो मंदिर का महत्व अपना महत्व है ही है। जो मनोकामना मांगता है माँ के दरबार में उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। और मनोकामना पूरी होने के बाद भक्त यहाँ पे वापस जरूर माँ के दर्शन करने के लिए वापस जरूर आते हैं। वर्ल्ड विजन संस्थान की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मजबूत बनाने के लिए उद्देश्य से पौड़ी विकासखंड के पैडोल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पौड़ी के विधायक राजकुमार पोरी और ब्लॉक प्रमुख दीपक खुगशाल ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। राजकुमार पोरी ने कहा कि वर्ल्ड विजन संस्थान की ओर से गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को मजबूत बनाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सराहनीय है और बहुत लोगों को इससे आजीविका को मजबूत बनाने में सहायता भी मिल रही है। जो संस्था है ये पूरे क्षेत्र में यहाँ पर जो काम कर रही है, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सराहनीय कार्य है। और जो इनकी सोच है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, यानी इस स्टार्टिंग की जो हमारी स्टेज होती है तब से ही शुरू कर रहे हैं। छोटे बच्चों को ट्यूशन से लेके उनकी पढ़ाई की चिंता कर रहे हैं, उनके लिए किताबें, उनके लिए बस्ते, उनके लिए स्कूल की व्यवस्था, फीस की व्यवस्था, ट्यूशन की व्यवस्था।
तो ये सारी बहुत ज़रूरी व्यवस्था है। अगर छोटे बच्चे को व्यवस्था दी जाएगी तो निश्चित रूप से आगे जो है मजबूत निकलेगा, कहीं भी एडमिशन कर सकता है बच्चा। तो ये व्यवस्था अच्छी है कि गांव में इस सुविधा को दे रहे हैं। आज उन्होंने जो है कुछ महिलाओं को जो है सिलाई मशीन दी, तो सिलाई मशीन से निश्चित रूप से उस महिला की जो है आर्थिकी बढ़ेगी, खुद सीखेगी और सीखने के बाद पहले तो अन्य लोगों का भी काम करेंगे और जो काम करेंगे तो उससे पैसा मिलेगा। अगर अन्य लोगों का नहीं भी किया तो कम से कम अपना घर का परिवार के कपड़े तो सिलेगी और उससे क्या होगा कि उसको जो टेलर को पैसा देते थे वो बचेगा, तो उससे भी फ़ायदा ही फ़ायदा। हम लोग एक्चुअली जो लोग आर्थिक रूप में कमज़ोर हैं, हम उन्हीं लोगों को ये चाहते हैं उनके बच्चे अच्छे पढ़ लिख सके और उनका स्वास्थ्य के बारे में वो लोग ध्यान दे सके। इसके लिए हम लोगों ने उनको आजीविका के कई सामग्रियाँ दी है, जैसे उनको बकरियाँ दी है और सिलाई मशीन दी है और कुछ लोगों को खेती की सामग्रियाँ दिया ताकि वो लोग अपना आजीविका आगे बढ़ा सके और बच्चों को वो लोग अच्छे पढ़ा लिखा सके। और हम लोगों के भविष्य का मुख्य जो उद्देश्य है वो बच्चों के लिए काम करते हैं। हम लोग बच्चों के भविष्य को उनका एक सस्टेनेबल रूप में हम लोग देखना चाहते हैं, उसी के लिए हम लोग काम करते हैं। लक्सर कोतवाली अंतर्गत सुल्तानपुर चौकी क्षेत्र के गांव सुल्तानपुर आदमपुर में खेत में जेसीबी मशीन द्वारा खोदे गए गड्ढे में भरे पानी में नहाते वक्त डूबने से 3 मासूमों की मौत हो गई। इन बच्चों में 2 सगे भाई थे। तीनों मासूमों की मौत से गांव में मातम छा गया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार बीती 7 अप्रैल को सुल्तानपुर निवासी नसीम के 2 लड़के 15 वर्षीय रियान और 14 वर्षीय अनस के साथ जमशेद का पुत्र रिहान दोपहर के समय नहाने के लिए गए थे, लेकिन देर शाम तक जब तीनों घर वापस नहीं आए तब परिजनों ने तीनों बच्चों की खोजबीन शुरू की। तभी किसी व्यक्ति ने सूचना दी कि बच्चों के शव पास के जंगल में गड्ढे में भरे पानी के ऊपर तैर रहे हैं। सूचना मिलते ही दोनों परिवार वाले मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके बच्चों के शव पानी में तैर रहे हैं। ये देखकर परिजनों के होश उड़ गए। घटना की सूचना गांव में आग की तरह फैल गई। सुल्तानपुर चौकी इंचार्ज अंकुश शर्मा ने बताया कि तीनों बच्चों के डूबने की जानकारी मिली थी। पुलिस जब वहां पहुंची तब बच्चों को दफना दिया गया था। जानकारी में बच्चों के डूबने से मौत होने की पुष्टि हुई है। कूदने के लिए आए हुए, हो सकता है कि नहाने की संभावना बनी हो उनकी, ऐसा दिमाग में विचार बनाओ। तो ढूंढ भाल करी तो बच्चे मिल नहीं पाए। अब वहाँ से बाहर कपड़े रखे हुए थे उनके, अब कपड़ों के आधार में देखने के बाद तो बच्चे इसी में से बरामद हुए। कॉर्बेट की धरती पर 2 हाथी चारे के लिए मोहताज हो गए हैं। दरअसल इन हाथियों की देखभाल करने वाले शख्स का कत्ल हो गया है। ऐसे में इन हाथियों के लिए चारा और पानी जुटा पाना एरावत संस्था के लिए मुश्किल हो गया है। इमाम अख्तर का हाथी प्रेम किसी से छिपा नहीं है। इमाम ने बिहार में अपनी संपत्ति में से 5 करोड़ की संपत्ति इन हाथियों के नाम कर दी, जो कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी, जिसके चलते उनकी हत्या कर दी गई। तब से ये हाथी अनाथ हो गए हैं। ऐसे में संस्था के कार्यवाहक अध्यक्ष इमरान खान लोगों से उनकी मदद की अपील कर रहे हैं। इस संस्था में रामनगर में 2 हाथी हैं, जिनमें से एक को पालने का 1 महीने का खर्चा करीब 50,000 रुपए है। ऐसे में उनके लिए हर महीने 1 लाख की रकम जुटाना अब संस्था के बस में नहीं रहा, इसलिए संस्था लोगों से इनके लिए मदद मांग रही है। महावत में इरफान नाम है और यहाँ पर जो है हमारे हाथियों को और हमें बहुत समस्या है। खाने को इनको परेशानी हो रही है थोड़ा, और हमारी तनख्वाह का महावतों की 4 आदमी हम लोग रहते हैं यहाँ, हमारी तनख्वाह का भी परेशानी है, हाथी को खिलाने का इसका भी परेशानी है। आप जो है अपनी तरफ से जो भी आप कर सकते हो करवाओ हमारे लिए सर, बहुत परेशान है हम यहाँ। पानी के लिए भी बहुत परेशान है हाथी के। आप जो है जैसा भी आप देखते हो। जल्द ही जौनसर बावर का एक गांव इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है, जहां से विस्थापित होने वाले दर्जनों ग्रामीण गमगीन हैं। उन्हें अपना पैतृक गांव छोड़ने का मलाल तो है ही, साथ ही उनका शासन प्रशासन के प्रति आक्रोश भी है। हम बात कर रहे हैं व्यासी जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आए लुहारी गाँव की। आपको बता दें कि तहसील विकासनगर और तहसील कालसी के बीच बसे जुड़ों में बनी 120 मेगावाट की व्यासी जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाया गया है, जिसके डूब क्षेत्र पूरी लाहुरी गाँव आया है, जहां मौजूदा समय में करीब 80 परिवार के लोग रहते हैं, जिनमें से आज भी कई ग्रामीण गांवों में खेती किसानी करते हैं। लेकिन अब व्यासी जल विद्युत परियोजना बनकर तैयार हो चुकी है और झील में 621 RL पानी भरा जा चुका है, जिसके चलते इस परियोजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए झील में 630 RL पानी रोका गया है, ताकि 120 मेगावाट की इस परियोजना की दोनों टरबाइन चल सके, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से गांव खाली कराए जाने को लेकर कवायद की जा रही थी। लेकिन ग्रामीण मुआवजा और जमीन के बदले जमीन की मांग पर अड़े हैं। बीते बुधवार को प्रशासन की ओर से ग्रामीणों 48 घंटे के अंदर गाँव खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है, जिसकी मियाद सुबह पूरी हो चुकी है, जिसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि वो लोग सालों से गाँव में रह रहे हैं, लेकिन
शासन प्रशासन लंबे समय से अपनी मनमानी करता आ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वो लोग सभी परिवारों को मुआवजा और जमीन के बदले जमीन की मांग कर रहे हैं, जिसमें से 2 रोज पहले परिवारों को मुआवजा तो मिल गया है, लेकिन जमीन के बदले जमीन नहीं मिल पाई। अब ऐसे में प्रशासन ने 48 घंटे में गाँव खाली करने का नोटिस थमा दिया है। ऐसे में त्योहार के समय में वह लोग अपना सामान लेकर कहाँ जाएंगे। वहीं ग्रामीणों ने ये भी कहा कि वो आदेशों का पालन करते हुए अपने घरों का सामान तो खाली कर रहे हैं, मगर जमीन के बदले जमीन वाली मांग जब तक पूरी नहीं होती वह अपना गांव छोड़ने वाले नहीं हैं। नोटिस चस्पा करने से पहले हमें सूचित नहीं किया गया। आनन फानन में ही शाम को 5 बजे तहसील प्रशासन की टीम एक आती है और गांव में 48 घंटे का नोटिस लेके आती है कि 48 घंटे में आपको गांव खाली करना है। जबकि ऐसा होता है कि सेक्शन 40 में यदि इमरजेंसी क्लोज है, वो इमरजेंसी क्लोज में ये व्यवस्था होती है, यदि किसी सैन्य कार्रवाई में यदि आपका गांव आता है या सेना को वो ज़मीन चाहिए या आपका कहीं इमरजेंसी में आपको हेलीपैड बनाना पड़ता है, हवाई अड्डा बनाना पड़ता है, तो ऐसे जगह इमरजेंसी क्लोज लागू होता है। या बाढ़ अचानक आ गई या टनल बनानी पड़ती है, ये राष्ट्रीय सुरक्षाओं को सामरिक दृष्टि से धारा 40 का क्लोज लगाया जाता है। परंतु हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बाढ़ की अभी स्थिति दिख नहीं रही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बारिश का मौसम भी शुरू होता है वो 15 जून के बाद होता है। 15 जून के बाद ही बाढ़ आने की भी संभावना बनती है, परंतु ऐसा तो अभी कुछ नहीं दिख रहा। और सरकार ने और प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने अचानक ही धारा 40 में सेक्शन 2 में हमारे सामने नोटिस चस्पा कर दिए और हमें कहा कि तुरंत आनंद फानन में आप लोग सब अपने घर बाहर खाली करके यहाँ से चले जाओ। जाएंगे कहाँ? तो ये बहुत बड़ी समस्या है। क्या डिसाइड किया आप लोगों ने, फिर क्या करना है? अभी हमने अपना जो हमारा कीमती सामान था उसको हमने यहीं लोकल अपने खेतों में जो डूब क्षेत्र से बाहर है यहीं शिफ्ट करा है। उनको तिरपालों के अंदर हमने ढक दिया है। जब तक सरकार और शासन प्रशासन और उत्तरांचल जल विद्युत निगम हमारी परमानेंट रहने की और व्यवस्था नहीं करते हैं, तब तक हम इस गांव को छोड़ के किसी भी दशा में जाने वाले नहीं हैं। क्यों? 12 तारीख से हमारा विश्व शुरू हो रहा है और जो 16 तारीख तक चलेगा। और इसी बीच में मेरे खुद के अभी 9 दिन के पूरे 9 व्रत चल रहे हैं। आज भी मैं भर्ती हूँ, तो यदि हमने गांव में घट स्थापित कर रखा है तो हम बासुर इस स्थान को 9 दिन तक नहीं छोड़ सकते हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। तो 9 दिन तक तो हम यहाँ से जा ही नहीं सकते, लेकिन सरकार हमें आज ही भगाने के मूड में है, और उत्तरांचल जल विद्युत निगम और शासन प्रशासन 100 परिवार के करीबन है। आप लोगों को किस तरह की परेशानी आ रही है? हमें यहाँ पे इतनी परेशानी है कि क्या बताएं। सरकार हमारी तरफ बिल्कुल भी आंख उठा के नहीं देख रही है। ये नहीं दिख रहा कि हमारी फसल है, पूरे खेत भरे हुए हैं अनाज से, और हमारा गांव मतलब कल परसों शाम को ऑर्डर निकाल दिया कि गांव खाली कर दो। गांव खाली क्यों, कैसे करें हम? गांव तो तभी खाली होगा ना जब हमें कुछ उन्होंने धनराशि दे रखी होगी। तो क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि सरकार सरकार को ये नहीं दिखाई दे रहा कि अगर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? जब हमें कुछ मिला नहीं तो कहाँ जाएंगे हम? सड़कों में। आप लोग कई टाइम से धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे, मांगे 4 महीने से हमने धरना प्रदर्शन किया, फिर भी हमारे बीच में कोई भी हमारे बीच में आने के लिए तैयार नहीं है। जब इनको वोट चाहिए होता है तब घर घर गले गले में घूमते हैं, लेकिन ये नहीं दिखाई दे रहा आज ये गांव बिखर रहा है तो उनके बीच में कोई आने के लिए मौजूद हो। आप क्या चाहते हैं? हम ये सरकार से ये जानना चाहते हैं कि हमें जब हमारी ज़मीन ले रखी तो हमें ज़मीन के बदले ही ज़मीन दो। भी हम क्या रात को हमारे लोगों को यहाँ से जेल भिजवा दिया, और कल भी हमारा 2-3-4 दिन के बाद हमारा विश्व आने वाला है, जो हमारे महीनों से तैयारी चलती है इसकी। अब हम जब हम कल उठा देंगे हम कहाँ विश्व अपना त्यौहार मनाएंगे? अभी तो नवरात्रि ही शुरू की तैयारी चल रही है, और 4-5 दिन के बाद हमारा त्यौहार आने वाला है विश्व का, जो हम बड़े धूमधाम से होली भी मनाते हैं उसमें, और अपने त्यौहार का वो भी करते हैं, उद्घाटन भी करते हैं। कि सभी जानते हैं कि हमारी 82 परियोजना जो है ये इसका जो निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। अब इसमें फिलिंग होनी है पानी की, और इसमें लोहारी जो है डूब क्षेत्र में आ रहा है। तो इस सभी जो काश्तकार इससे प्रभावित हैं उनको मुआवजा लगभग बांटा जा चुका है, और अब जो है उनको खाली कराने की प्रक्रिया चल रही है। और लोग स्वतः ही माननीय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी सहयोग करने के लिए तत्पर थे। समय देखिए ये पूरी परियोजना का ये पीरियड जो है करीब पूरा इलेक्शन इस दौरान बीता है। ये प्रक्रिया लगभग 3-4 महीने पहले हो जानी थी, और इस पूरी प्रक्रिया में चूँकि इलेक्शन में सारे लोग लगे हुए थे, इसलिए ये कार्य जो है डिले हो गया है काफ़ी 3-4 महीने। और सभी जो है सभी को ये पहले से ये पता है कि मतलब शिफ्ट होना है,
और उनका भी अपना जब बैठक हुई तो वो भी अपनी सहमति व्यक्त कर चुके हैं और उसी लिहाज से आज हमने अभी कोई ना तो किसी को वो किया बल्कि हेल्प करने के लिए हमने जो है गाड़ी और लेबर सब कुछ हम यहाँ मतलब यूजेबीएनएल और सभी प्रशासन की तरफ से जो है हमने उपलब्ध कराए हैं और सब उसकी मदद ले भी रहे हैं और अपना सामान शिफ्ट कर रहे हैं। ब्यासी परियोजना जो है ये आज की नहीं है, ये 2013 में जब कांग्रेस सरकार थी उस समय से ही ये पूरा चल रहा है और पूरा जिस प्रकार से पैकेज सरकार ने दिया था उसी का अनुपालन करते हुए आज ये पूर्णता की तरफ बढ़ रही है और इसमें सभी का सहयोग है, किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव कहीं भी नहीं। सभी बिंदुओं का पूरा ध्यान रखा गया और उनकी आगे भी जो भी मतलब जो भी उनकी मांग होगी उसका सबका पूरा। रामनगर पहुंचे उत्तराखंड के परिवहन और समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास के पहली बार रामनगर आगमन पर रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान परिवहन और समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि मैं शुक्रगुजार हूं हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री का कि उन्होंने मुझे एक जिम्मेदार पद दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड परिवहन की समीक्षा की जिसमें 400 करोड़ के घाटे से हम 150 करोड़ में ला गए हैं। उन्होंने कहा कि रोडवेज में कर्मचारियों का वेतन भी मिलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जिसको लेकर मैं बैकलॉग ला गया हूँ। लगभग 2 महीने का वेतन बचा हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे भी गंभीर स्थिति यह है कि जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं 10 सालों से उनको एक भी रुपये की धनराशि आवंटित नहीं हो पाई है। साथ ही मृत्यु आश्रितों को भी नौकरी नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि मेरे पास परिवहन विभाग की जिम्मेदारी आने के बाद मैंने इस विभाग को गंभीरता से लिया है और इसकी आय बढ़ाने के लिए जगह जगह जाकर छापे मारकर मैं रोडवेज की आय को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मगर जो रोडवेज की आप बता रहे स्थिति उसकी मैंने समीक्षा करी। 400 करोड़ के घाटे से हम 150 करोड़ में ला गए हैं मगर अभी कर्मचारियों को वेतन मिलना दिक्कत हो रही है। बैकलॉग ला गया हूँ मैं, लगभग 2 महीने का वेतन बचा हुआ है। मगर इससे भी अभी जो गंभीर स्थिति है वो ये है कि जो कर्मचारी रिटायर्ड हुए हैं 10 साल से उनको एक भी रुपये की धनराशि नहीं मिल पाई। मृत्यु आश्रित कर्मचारी को कोई नौकरी नहीं मिल पाई। मैंने इस बीच इस विभाग को बहुत गंभीरता से लिया है और जगह जगह जाके छापे मार के मैं रोडवेज की आय को बढ़ाने का प्रयास करूँ। पचवादून क्षेत्र में खनन पट्टों की आड़ में धड़ल्ले से अवैध खनन का काला कारोबार चरम पर है जिससे कालसी क्षेत्र भी अछूता नहीं है। जहां पर मानकों को ताक पर रखकर एक स्क्रीनिंग प्लांट तो चलाया ही गया है जा रहा है। साथ ही यहां पट्टे की आड़ में अवैध खनन भी किया जा रहा है। आलम यह है कि कालसी मुख्य बाजार स्थित अशोक शिलालेख करीब बहने वाली अमलावा और यमुना नदी के किनारे से उप खनिज भर ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियां सरपट दौड़ती हुई स्क्रीनिंग प्लांट तक पहुंचाई जा रही है जिस पर संबंधित विभाग आंखें बंद कर तमाशा देख रहे हैं। उप खनिज से भरी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली थाना कालसी और वन विभाग कार्यालय और चेक पोस्ट से होकर गुजरती है लेकिन इन पर कार्रवाई करने की जहमत कोई नहीं उठाता। वहीं जब इस पर एसडीएम कालसी सौरभ असवाल से सवाल किया गया तो उन्होंने वहीं रटाया जवाब दिया। एसडीएम सौरभ असवाल ने कहा कि अवैध खनन पर वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और ओवरलोड को रोकने के लिए जल्द ही संबंध विभाग के साथ वार्ता कर कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अवैध खनन को रोकने के लिए तहसील स्तर पर एक टीम गठित है जो कि लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। साथ में मैंने जो और पुलिस है और जो आरटीओ हैं उन दोनों विभागों को मैंने अपनी तरफ से भी निर्देशित किया गया है कि जो भी अगर अवैध खनन की या ओवरलोडिंग की गाड़ियां दिखती हैं या ऐसी इस तरह की कोई बात सामने आती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। और साथ में हम तीनों डिपार्टमेंट की टीम है वो मिलकर कार्रवाई भी कर रही है और आगे भी ये जारी रहेगा। जैसे कि देखने में आ रही है जो अशोक शिलालेख वहाँ से कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लोड हो रही हैं, वहाँ पर कुछ पट्टा आवंटित थे या नहीं? देखिए जो पट्टे हैं उनकी भी समय समय पर जांच होती है और उसकी भी जांच कराई जाएंगे। बाकी जो आपके द्वारा बताया जा रहा है तो वहाँ पर भी जांच की जाएगी कि उधर से अगर कोई गाड़ियाँ आ रही तो किस तरफ से आ रही है। ओवरलोड होकर वहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ गुजर रही हैं, उस पर भी अंकुश रहेगा? बिल्कुल वही मैंने कहा है कि जो तीनों हम डिपार्टमेंट मैंने बताया है, एक तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है और जो हमारा परिवहन विभाग है, उनको तीनों को निर्देशित किया गया है कि इस तरीके की ओवरलोडिंग की घटनाएं बिल्कुल भी सहन नहीं की जाएंगी और उन पर कार्रवाई की जाए।
सरोवर नगरी नैनीताल में पुलिस उप महानिरीक्षक कुमाऊं मंडल डॉक्टर नीलेश आनंद भरने की अध्यक्षता में मासिक समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में अपराध स्थिति और कानून व्यवस्था की समीक्षा के अतिरिक्त जनपदों में लंबित विवेचनाधीन अभियोग, वांछित अपराधी, बरामदगी, गिरफ्तारी, समन वारंटों की तामीली, मालखानों में मालों के निस्तारण और यातायात व्यवस्था की समीक्षा की गई। गोष्ठी में डॉक्टर भरने ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन प्राप्त होने वाली शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाए। इस दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक डॉक्टर नीलेश भरने ने जनपदों से चुनाव के दौरान सराहनीय कार्य करने वाले 6 जनपदों के लगभग 100 पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इन सभी पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। क्षेत्र के सामाजिक कार्यों से जुड़े युवाओं ने उत्तराखंड जल विद्युत निगम ऋषिकेश के अधिशासी अभियंता और एक ठेकेदार पर बैराज के डाउन स्ट्रीम में मरम्मत के नाम पर गंगा में खनन करवाने का आरोप लगा है। वहीं उन्होंने खनन पर उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने की बात कहते हुए निगम कार्यालय के सामने धरना दिया। क्षेत्र के युवाओं ने ऋषिकेश वीरभद्र बैराज स्थित जल विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता पर बैराज में काम कर रहे ठेकेदार पराग जैन के साथ मिलकर अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार निगम के अधिकारियों को अनियमितता से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक अनियमितता पर रोक नहीं लगाई गई है। युवाओं ने बताया कि रात के अंधेरे में निर्माण सामग्री पहुंचाने के नाम पर गंगा नदी में खनन किया गया है, जिसकी वीडियो भी उनके पास है। उन्होंने निर्माण कार्य के बिलों के भुगतान पर भी सवाल उठाए। युवाओं ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मामले पर सीबीआई जांच और राज्य स्तर पर उच्च स्तरीय बैठक कर जांच कराए जाने की मांग की है। रामनगर की होनहार बालिका नीलम भारद्वाज का चयन बीसीसीआई द्वारा आयोजित होने वाली सीनियर महिला T20 चैंपियनशिप के प्रदेश की सीनियर महिला क्रिकेट टीम में हुआ है, जिसका मैच मोहाली में होने जा रहा है। रामनगर की जनता में खुशी की लहर है। अगर इंसान के अंदर कुछ कर दिखाने की ललक हो तो वह रुकावटों को नहीं बल्कि अपने लक्ष्य को देखता है। ऐसा ही सिद्ध किया है 11वीं में पढ़ने वाली नीलम भारद्वाज। छोटी उम्र में ही नीलम के पिता का देहांत हो गया। नीलम के परिवार में 4 भाई बहन हैं, जिसमें से एक बहन की शादी हो चुकी है। वहीं नीलम सहित अब 2 भाई हैं, जिसमें एक भाई 8वीं कक्षा में और दूसरा भाई 6 में पढ़ रहा है और नीलम की मम्मी गृहिणी है। आपको बता दें कि नीलम भारद्वाज इससे पहले भी उत्तराखंड के लिए अंडर 19, अंडर 23 और सीनियर महिला क्रिकेट टीम से बीसीसीआई द्वारा आयोजित होने वाली बोर्ड ट्रॉफी चैंपियनशिप में प्रतिभाग कर चुकी है। इसी सीजन में नीलम के शानदार प्रदर्शन से उत्तराखंड की अंडर 19 बालिकाओं की टीम पहली बार किसी बोर्ड ट्रॉफी की चैंपियनशिप बनी थी। इसी चैंपियनशिप में लगातार 4 मैचों में नॉट आउट रहते हुए नीलम ने शानदार जीत दिलाई थी। नीलम भारद्वाज अंडर 19 कप्तान भी रही है। हाय, मैं नीलम भारद्वाज। मैं क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की तरफ से बीसीसीआई के टूर्नामेंट्स में अंडर 19, अंडर 23 और सीनियर खेल रही हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछले हाल ही में हमारी अंडर 19 की टीम चैंपियन बनी है, जिसमें मेरा अच्छा परफॉर्मेंस था क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल में। और अभी हमारे सीनियर मैचेस हैं, T20 सीनियर हैं, वो 18 को स्टार्ट हैं, जो हमारा पहला मैच बड़ौदा से है। तो मैं ट्राई करूंगी अपना, जैसे मेरा 19 में परफॉर्मेंस था तो मैं उसी को कैरी करके चलूँ। नीलम काफ़ी प्रतिभाशाली रही है। बचपन से ही लगभग 7-8 साल की उम्र में उसने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था। तब से कड़ी मेहनत की है और काफ़ी कम एज में उन्होंने सीनियर महिला T20 टीम के लिए अपनी टीम में जगह बनाई है और लगभग 2 साल में मेरा मानना है 2 साल में लगभग वो कड़ी मेहनत करके इंडिया रिप्रेजेंट कर। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैरीनाग में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्थानीय विधायक फकीर राम टमटा ने CSC बैरीनाग में ट्रूनेट मशीन और लैब का उद्घाटन किया और कहा कि छोटी छोटी जांचों के लिए पिथौरागढ़ या मैदानी क्षेत्रों में नहीं जाना पड़ेगा। भविष्य में CSC में और अधिक सुविधाएं शुरू की जाएगी। शीघ्र एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी शुरू की जाएगी। इस मौके पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ पाटिल ने बताया कि सभी जाँचें निःशुल्क की जाएगी और मरीजों को बेहतर सुविधा दी जा सकेगी। इस की जनता का सौभाग्य समझता हूँ मैं। यहाँ पर ट्रूनेट सेंटर का उद्घाटन किया है, जिसमें 350 जांचें फ्री होंगी और उसमें कोई BPL से संबंधित नहीं है। कोई भी आधार कार्ड लाए अपनी जांचें फ्री करा सकता है। दिवस के उपलक्ष्य में हमारे केंद्र पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय विधायक जी और ब्लॉक प्रमुख जी एवं क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा यहाँ पर हमें एक लैब और एक ट्रूनेट मशीन का उद्घाटन करके इस चिकित्सालय को सौंपी गई है, जिससे 350 से अधिक जांचें होंगी तथा TB की जांच, जो कि पहले हमें हल्द्वानी सैंपल या पिथौरागढ़ भेजना पड़ता था, अब यहीं होगी और 1 घंटे के अंदर उच्च क्वालिटी की जाँचें हमें प्राप्त। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार।